तो अच्छा, हम लोगों ने ना अब तक मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिया है, बट अभी जो हमें एक चीज ध्यान देनी है कि मेंडल ने जब डायहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस कराया होगा तो 9331 उसको रेशो मिला, हाँ कि ना। अब ये चीज तो आप 10th में भी पढ़ रहे थे, तो यहाँ क्या आपने नया पढ़ लिया? ऑब्वियस ही बात है, 12th में कोई टॉपिक ऐड किया गया है तो और वही पुराना सेम टॉपिक, तो उतनी इंफॉर्मेशन तो नहीं हो सकती है, हाँ या ना। तो यहाँ पर जरा समझिए क्या मालूम पड़ा मेंडल को। मेंडल ने देखा कि रेशो हमें मिला 9331। ये रेशो में एक बार देखिए, रेशो में कौन कौन से कैरेक्टर हैं। 9 वाला कैरेक्टर कौन सा है? राउंड येलो। क्या ये कैरेक्टर पेरेंट में था क्या? आंसर इज यस। याद होगा आपको, एक पेरेंट राउंड येलो था, हाँ या ना। इधर देखते हैं, ये लास्ट वाला कौन सा है? रिंकल्ड ग्रीन। क्या पेरेंट्स में रिंकल ग्रीन थे? बिल्कुल थे। आपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत कैसे करी थी? राउंड येलो और रिंकल ग्रीन की क्रॉसिंग से। लेकिन जो बीच के 3 और 3 है, ये जो 3 है ये था राउंड ग्रीन, और ये वाला मान लीजिए रिंकल्ड येलो। अब आप मेरे को सिर्फ इतना बताइए, क्या कोई पेरेंट में राउंड ग्रीन था? क्या कोई पेरेंट में रिंकल्ड येलो था? पेरेंट में ना तो कोई राउंड ग्रीन था और ना ही कोई रिंकल्ड येलो था, कोई था ही नहीं दोनों में से। तो ये दो आए कैसे? मुद्दा तो ये आ गया ना। चलो, हमें ये समझ में आता है कि सर जो पेरेंट्स के पास कैरेक्टर है वो बच्चों में आते हैं, इतना तो सबको समझ में आता है। लेकिन जो कैरेक्टर पेरेंट्स के पास भी नहीं है, बच्चों पे कैसे आ गए? यानी मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में उसने जो मेन चीज स्टडी करी थी, वो 9 और 1 नहीं किया उसने स्टडी, 3 और 3 पे उसका फोकस गया। ये 3 3 कहां से आ गए भाई? क्यों? अरे जब मोनोहाइब्रिड कराया तो मेरे को ऐसा कोई मिला ही नहीं कैरेक्टर जो पेरेंट के पास ना बच्चों के पास आ गया हो, लेकिन डायहाइब्रिड कराते ही मालूम पड़ गया कुछ कैरेक्टर बच्चों में ऐसे आए जो पेरेंट्स के पास भी नहीं थे। ये चीज इस डायहाइब्रिड क्रॉस को मोनो से अलग बनाते हैं। वरना जब सब कुछ सेम चीज हमें मालूम पड़ रही है, हम क्यों कर रहे हैं डायहाइब्रिड क्रॉस? हाँ या ना? जब सब कुछ सेम है तो कर क्यों रहे हैं? हम कर इसलिए रहे क्योंकि हमें डायहाइब्रिड में एक अनोखी चीज मालूम पड़ रही है कि बच्चों में कुछ कैरेक्टर नए आ गए। अब कैसे आए सुनो। जो नए कैरेक्टर्स होते हैं, हमेशा नए कैरेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर। क्या बोलेंगे आज के बाद? रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर। यानी ये जो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर हैं, ये आए कैसे? मेंडल ने इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व किया और ये बताया। कहा देखो, राउंड ग्रीन बनना संभव कब है, जरा आप ये समझ लीजिए। लेट सपोज यहां पर हम कहते हैं एक पेरेंट है जो कि है राउंड येलो, और एक पेरेंट है रिंकल्ड ग्रीन, है ना। इसी से चल के आपको पहले मिला F1, उससे क्या मिला? F2 मिला, हाँ या ना। तो हम लोगों ने ये माना कि ऑब्वियस सी बात है इसका राउंड कैरेक्टर इसमें आया होगा, और इसका कौन सा कैरेक्टर आया? ग्रीन कैरेक्टर इसमें आया होगा, हाँ या ना। ऐसे तो बना होगा, राउंड वहां से आया होगा, ग्रीन यहां से आया। देखो ऐसा है, जब राउंड वहां से अलग हो रहा होगा तो येलो को से मतलब ही नहीं होगा। क्योंकि अगर येलो को, अगर मान लीजिए मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, राउंड और येलो के अगर कैरेक्टर आपस में कनेक्टेड होते तो अकेला राउंड का कैरेक्टर तो आ ही नहीं सकता, येलो का भी साथ में आएगा, हाँ या ना। अगर मान लीजिए ये दोनों कैरेक्टर्स कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, इनके फैक्टर्स कनेक्टेड हैं, तो क्या जो राउंड का जब एलील गैमेट्स में आ रहा होगा तो साथ में किसका भी आ जाएगा? येलो का भी आ जाएगा ना, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है। और अगर हमेशा राउंड के साथ येलो चिपका रहेगा तो सीड का कलर क्या आना चाहिए? सीड का करेक्टर क्या आना चाहिए? राउंड येलो, हाँ है ना। अगर मान लीजिए रिंकल का करेक्टर ग्रीन से कनेक्टेड है तो जब भी सीड में जाएगा क्या जाएगा? रिंकल ग्रीन का करेक्टर, माने स्मॉल वाई स्मॉल आर जाएगा, हाँ है ना। अरे इस लिहाज से तो सर आपको दो ही तरह के सीड मिलेंगे, या तो राउंड येलो या रिंकल ग्रीन, हाँ या ना। अगर आपको ये करेक्टर मिल रहा है सर, पता क्या हुआ होगा? जब राउंड के एलील या जीन्स अलग हो रहे होंगे तो येलो के जीन्स को उनसे कोई मतलब ही नहीं होगा, ये तो जहां जाना जाने को फर्क ही नहीं पड़ता, हाँ या ना। क्योंकि अगर येलो को मतलब होता
येलो को बोलते हैं मैं भी साथ चलूंगा, और अगर मैं साथ चलूंगा तो कलर कैसा आएगा, येलो। यानी येलो ने कहा राउंड वाले से भाई तेरे को जाना है जा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। यानी इनके बीच में कोई कनेक्शन है या नहीं, आंसर इज कोई कनेक्शन नहीं है। तो मेंडल के थ्री और थ्री ने हमें यह बताया अगर आपकी बॉडी में 10 कैरेक्टर हैं तो 10 कैरेक्टर जो हैं एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, किसी भी एक कैरेक्टर को दूसरे से मतलब नहीं है। आपकी हाइट के जीन को आपके स्किन कलर से ठेंगा कोई फर्क नहीं पड़ता, स्किन कलर के जीन्स अलग हो या ना हो, डिस्ट्रॉय हो जाए, फर्क ही नहीं पड़ता आपकी हाइट के जीन को। इसी तरह से स्किन के जीन को आपकी हाइट कलर के जीन से फर्क नहीं पड़ता। और यही जो इंडिपेंडेंटली जो इनका बिहेवियर है, इसी वजह से सारे रैंडम कॉम्बिनेशन हम लोगों में बन रहे। रैंडम कॉम्बिनेशन कब पॉसिबल होता है, जब कोई चीज हर तरीके से सेपरेट हो जाए, हाँ कि ना। कोई चीज हर पॉसिबल तरीके से सेपरेट कब होती है, जब उस पर कोई बाउंडेशन ना हो, यस और नो। बाउंडेशन मतलब किसी के साथ उसका कोई कनेक्शन मत रखो, तो वो पूरा फ्री, अब जैसे चाहे वैसे सेपरेट हो सकता है। तो मेंडल ने इस थ्री और थ्री से इतना देख लिया कि हमारी बॉडी में जो फैक्टर्स के पेयर होते हैं ये एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। कोई जैसे मर्जी अलग होना चाहे, दूसरे उसको रोकता ना, रोकेगा ना सपोर्ट करेगा। ये बस मालूम पड़ा मेंडल को, और ये बस नहीं बहुत कुछ है। इसकी डिटेल ना बताऊंगा आपको आगे, अभी तो हमें मेन है ना कि इसने बताया क्या था। मालूम पड़ेगा डायबिट से क्या मालूम पड़ा। ओके, तो हमने एक बारी मैथमेटिकल इक्वेशन भी इसकी देख ली थी, कैसे आया था कैपिटल टी स्मॉल टी का होल स्क्वायर, कर लिया था हम लोगों ने कि हम उसको बिना क्रॉस के भी हम आंसर निकाल सकते हैं। जस्ट इमेजिन कोई सालों लगा हम सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन से आंसर निकाल देंगे, जी ये आंसर है। तो अब सुनिए, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस पे स्टडी करी, और स्टडी करने के बाद आपको याद होगा इसका एक्सपेरिमेंट 1856 में शुरू हुआ था। कब हुआ था, 1856 में शुरू हुआ था, और 1863 में जाके इसका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। यानी इसके एक्सपेरिमेंट को कितने साल लगे, 7 साल लगे। मैंने कहा था जो मेंडल है इसने मटर के प्लांट को स्टडी किया था, और मटर के प्लांट में इसने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे। कंट्रास्टिंग समझते हो, बिल्कुल अपोजिट को बोलते हैं, यस और नो। तो इसने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज किए थे इन पी प्लांट। अब पी प्लांट में वो कौन से कैरेक्टर थे जो उसने यूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, कृपया आप लोग याद रखना। ये जैसे कि सबसे पहला हम लिखते हैं सीड के बारे में। अब सीड में 2 कैरेक्टर आते हैं, एक तो सीड का शेप आता है और एक सीड का क्या आता है, कलर आता है। फिर मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने पोड को भी लिया अपने स्टडी में। तो पोड में क्या आया, फिर से पोड में आया एक, फिर से शेप आया, और फिर से क्या आया, एक कलर आया। यानी एक कैरेक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर यहाँ पे मेंडल ने लिया फ्लावर के कैरेक्टर को लिया। अब फ्लावर में 2 चीज थी, एक तो फ्लावर का कलर था, एक फ्लावर का पोजीशन था। बताऊंगा मैं सब में कहा। और फिर हमारा जो मोस्ट फेमस है वो है प्लांट हाइट, है ना। इसने हाइट को भी यहाँ पे कंसिडर किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। उसने बेसिकली 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को स्टडी किया था। अब देखो सीड शेप में 2 शेप आती हैं, कौन कौन सी, एक आता है राउंड और एक आता है रिंकल्ड। जो मैं लेफ्ट में लिख रहा हूं ऊपर की तरफ, ये पहले वाला होगा डोमिनेंट, और जो उसके बाद लिख रहा हूं ये वाला होगा रिसेसिव। तो ये डोमिनेंट ट्रेट हो गया और ये रिसेसिव ट्रेट हो गया, ठीक है। अब देखो कलर में क्या था, येलो था सीड में और ग्रीन था रिसेसिव में। पोड शेप, मटर के छिलके को बोलते हैं पोड शेप। तो एक होता है इन्फ्लेटेड, माने बिल्कुल स्ट्रेट हो, कहीं पे कोई सिकुड़न ना हो। और अगर बात करेंगे कॉन्स्ट्रिक्टेड, माने अगर सिकुड़न आ जाए तो कॉन्स्ट्रिक्टेड की बात मानी जाएगी। वही पोड के कलर की बात करते हैं, मटर के छिलका। अब आपने ग्रीन बहुत कॉमन देखा होगा, तो यहाँ पे डोमिनेंट भी कौन सा होता है, ग्रीन होता है डोमिनेंट। और येलो यहाँ पे डोमिनेंट नहीं रहता, येलो रिसेसिव कैरेक्टर। देखो सीड से उल्टा है, सीड में येलो डोमिनेंट है एंड पोड में ग्रीन डोमिनेंट है। फ्लावर के कलर की बात करते हैं, फ्लावर के कलर में वॉयलेट और व्हाइट, ये यहाँ पे आ रहा है वॉयलेट एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन। पोजीशन की बात करें, पोजीशन में एक्सियल होता है और टर्मिनल, बता रहा हूँ भाई, टेंशन मत लेना, ऐसे नहीं छोड़ दूंगा। और प्लांट हाइट में जानते हैं टॉल एंड ड्वार्फ, इसको ड्वार्फ पढ़ते हैं, नॉट ड्वार्फ।
अब देखो मैं बात करता हूँ, देखो हम सबकी बात करते हैं। देखो इन्फ्लेटेड का मतलब होता है कि इस मटर का छिलका बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब मटर छिलके में इस तरह से ऐसे कोई ना कोई डिप्रेशन होना चाहिए, तो ये हो गया कॉन्स्ट्रिक्टेड। अब दूसरा क्या है, वॉलेट वाइट, तो पता ही है आपको, वॉलेट दिखता है बैंगनी जैसा, वाइट दिखता है सफेद जैसा। एक्सियल की बात करें, अगर फ्लावर साइड में आ जाए तो एक्सियल, और अगर फ्लावर टिप पर आ जाए तो टर्मिनल, ये होता है। एक्सियल यहाँ पे क्या है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर में काउंट होता है, और टर्मिनल हमारा रिसेसिव कैरेक्टर में काउंट होता है। ये 7 जो आप कैरेक्टर देख रहे हो भाई, ये याद रखना, ये जो 7 पेयर ऑफ जो ट्रेड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या चीज स्टडी करी है, हमने हमने प्लांट हाइट को लिया है, हमने सीड को लिया। मेंडल ने तो हर एक पे स्टडी करी है, बट उसका जो मेन था वो सीड शेप और प्लांट हाइट को ज्यादा उसने इसको कंसिडर किया था। और सुनिए, जो ये हमारा एक्सपेरिमेंट मेंडल भाई साहब ने किया इन पी प्लांट्स में लेके, और 7 साल का एक्सपेरिमेंट था। 1863 में जाके एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, तो उसने 3 साल लगा दिए अपने उस रिसर्च को, मतलब कहते हैं ना, उस रिसर्च को प्रॉपर लिखने में और टाइप करने में। और 1866 के अंदर, 1866 के अंदर भाई साहब ने अपना जो काम है वो मार्केट में पब्लिश कर दिया, मतलब प्रिंट करके बुक बनवाई, जो भी है बंटवाया। लेकिन इसके काम को सक्सेस नहीं मिला, इतना करने के बाद भी सक्सेसफुल ही नहीं हुआ। मतलब अब जस्ट इमेजिन कि लोगों ने इसके काम को देखा ही नहीं, और आप मान के चलिए कि कहते हैं आगे चल के 1884 में इसकी किडनी फेलियर से इसकी डेथ हो गई। किडनी इसका फेल हो गया था, रीनल नेफ्राइटिस एक कॉमन सा नाम दिया करते हैं इसके लिए, हम बोलते हैं किडनी फेल हो गया था, अल्टीमेटली वही बात आती है। और इसकी डेथ के 16 साल बाद, मतलब अगर देखा जाए पब्लिश किया 66 में किया, तो 16 यहाँ से 34 साल, देखो यहाँ से हो जाएंगे 34 ईयर, ठीक है। इसके डेथ के 16 साल बाद सन 1900 में क्या हुआ, 3 साइंटिस्ट आए। क्या है, 3 साइंटिस्ट है। मैं इस पर पहले टॉपिक डाल दूं, टॉपिक का नाम हो जाता है फिर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स वर्क। यानी मेंडल के काम को जीते जी लोगों ने कभी जाना ही नहीं, ना कभी देखा, और ना ही कभी उसको कोई खास वैल्यू मिली। लेकिन जब वो मर गया तो मरने के 16 साल बाद और उसके पब्लिश करने के 34 साल बाद 1900 में 3 साइंटिस्ट आए, मतलब पैदा नहीं हुए थे उस समय, थे ऑलरेडी, वो मेंडल टाइम पे थे, बट उस समय उन्होंने क्या किया, 3 साइंटिस्ट थे, नाम बता रहा हूं। एक का नाम है ह्यूगो डी वेरिस, एक का नाम है कॉरेंस, एक का नाम है शेनमार्क। स्पेलिंग शेनमार्क की गलत हो सकती है, और इस चीज पर मैं 400% श्योर हूं। मतलब एन का झोला है और जो कुछ ज़्यादा झोल नहीं है भाई। ये जो साइंटिस्ट था, ये था अपना दिल्ली का, ये था आगरा का, ये था अपना केरला का, जगह के नाम याद रखना। ये था हॉलैंड, ये था जर्मनी, और ये था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया जर्मनी का एक पार्ट था, अब तो टूट चुका है। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है। ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रिया, ये दो अलग अलग हैं। ऑस्ट्रिया पहले जर्मनी का हिस्सा हुआ करता था, जैसे फिर वो जर्मनी से टूट के अलग हो गया और वो क्या कहलाया, ऑस्ट्रिया नाम बन गया, तो ये अलग है, ठीक है। ये 3 साइंटिस्ट हैं। इन 3 साइंटिस्ट ने सन 1900 में मेंडल के काम को दोबारा निकाला और उस पर स्टडी करना चालू किया। और जैसे स्टडी करना चालू किया, इनका रिएक्शन था, ओ माय गॉड, मिरेकल, इनका ऐसा रिएक्शन था। उसके काम को देखा तो ये खुद भौचक्के रह गए कि यार ये बंदा करके क्या गया है। और यकीन मान लीजिए, जब इन्होंने काम किया तो उसको और बेटर किया, और दुनिया के सामने जब पेश किया तो दुनिया कह रही वाह आप लोगों ने क्या काम किया है, लोग तारीफों के पुल बांध रहे इनके। कह रहे गधों की औलाद हो, ये काम मैंने तो किया ही नहीं है, इस काम 34 साल पहले एक साइंटिस्ट करके जा चुका है, मैंने तो बस उसके काम को आगे कंटिन्यू कर लिया। लोग कह रहे हैं ये तो हमसे बड़ी भारी भूल हो गई, क्योंकि जस्ट इमेजिन ना, एक डिस्कवरी से मेडिकल साइंस कितनी तरक्की कर जाती है। तो 34 साल बाद जब ये इंफॉर्मेशन दुनिया को मालूम पड़ी होगी तो अपडेट हुई होगी दुनिया, उसकी जो भी स्तर रहा होगा मेडिकल साइंस या बायोलॉजी का, वो लेवल बढ़ गया होगा। अगर 34 साल पहले वो जान जाते तो उनकी जो मेडिकल साइंस है वो कितनी ऊपर होती।
कहीं ना कहीं वो कंट्री 34 साल पीछे पहुंच गया, पूरा वर्ल्ड 34 साल पहले पीछे पहुंच गया ना। अगर वो समय रहते जान जाते तो डिस्कवरी हमारी और बेटर होती। हम शायद 1900 तक जितना जानते थे हम उससे भी ज्यादा जानते। यानी आज हम जितना जानते हैं आज से 34 साल पहले हमें इतना पता होता। और अभी जिस सन में जी रहे शायद इस समय हम और बेटर, यानी अभी हम 2023 में जी रहे हैं, 34 साल ऐड कर लो तो हम मान के चलो उस एरिया में उस ईयर में जी रहे हैं अभी। तो कहते हैं जब कोई डिस्कवरी लेट उस पर नजर पड़ती है तो उसको नुकसान भी बहुत होता है, और यही हुआ यहाँ पर। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मेंडल के जीते जी उसका काम सक्सेसफुल हुआ क्यों नहीं, क्या रीजन था? मतलब एक क्वेश्चन ये हम बना सकते हैं, व्हाई मेंडल्स वर्क वर अनरिकॉग्नाइज्ड फॉर फ्यू ईयर्स। कुछ सालों तक मेंडल के काम को लोगों ने कभी देखा क्यों नहीं? तो रीजन देते हैं, रीजन देते हैं अलग अलग। तो रीजन नंबर 1, सर उस समय जिस समय ये प्रेजेंट था उस समय वीक कम्युनिकेशन सिस्टम था। जैसे सर आज जानते हैं लॉर्ड पुनीत, ये चिल्लाता जोर से है ना, लॉर्ड पुनीत नहीं जानते? पुनीत सुपरस्टार चिल्लाता ये है। कैसे जानते हो आप? सोशल मीडिया के थ्रू। आप तो कभी मिले ही नहीं, सोचो रोड के सामने चलो चिल्ला तो आ जा कोई, क्या हरकत करे। लेकिन वही चीज उसने सोशल मीडिया से करी, लोगों को पसंद आई, और पसंद आई तो फिर वो पसंद होता चला गया, हाँ या ना? यानी वो जो इंसान है वो सोशल मीडिया से फेमस हुआ, और तो कोई तरीका नहीं है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया से फेमस हुए, यानी उनके पास एक कम्युनिकेशन जरिया था जिससे वो दूसरे से क्या कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए अपनी बात से। तो जब कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होता है तो कोई भी अपनी बात को सब तक पहुंचा सकता है, और अगर किसी के पास कम्युनिकेशन सिस्टम ही ठीक से नहीं है तो वो अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा सकता। सर क्या क्या इसमें सिस्टम आते हैं? टीवी आ गया, इसमें रेडियो आ गया, मोबाइल फोन आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, ये जितने भी आप ये ऐप देख रहे हैं सब क्या है? अगर आपने कुछ डिस्कवर किया या आपने कोई टैलेंट है, आप उसको विद इन अ सेकेंड अभी पूरी दुनिया में भेज सकते हो, हाँ कि ना? आपकी एक वीडियो अपलोड हुई, यानी अब वो वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे आ चुका है, लोग देखे ना देखे वो बात है, लेकिन आपने लोगों तक पहुंचा तो दिया ना। उस समय ऐसा नहीं था। मेंडल अपना काम लोगों तक पहुंचाए कैसे? अब हर घर जाके तो नहीं बोलेगा ए सुनना मैंने ये काम किया, ए सुनना, कितने घर में बोलेगा वो? ना उस समय कुछ खास अखबार का चलन भी इतना अच्छा नहीं था, उस समय माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हुआ करती थी। और उस समय के हमारे जो बॉस थे वो कौन थे? डार्विन। और डार्विन की एक थ्योरी, माने उस समय के डोमिनेटिंग साइंटिस्ट रहे हैं कौन? डार्विन। और भाई साहब की थ्योरी तो आपने पता ही है, मैंने कहा था इसने क्या थ्योरी दी थी। क्वेश्चन था ना कि बेसिकली किस चीज पे मेंडल इतना स्टडी कर रहा था। मेंडल ये जानना चाह रहा था पेरेंट्स से करेक्टर बच्चों में गए कैसे, है ना? तो डार्विन ने क्या कहा था, हमारी बॉडी से पार्टिकल्स निकलते हैं, हर बॉडी पार्ट से पार्टिकल, माने हमारे फेफड़ों से पार्टिकल निकलेंगे, हमारे लिवर से पार्टिकल निकलेंगे, हम मेरी बॉडी के हर अंग से पार्टिकल निकल, और वो पार्टिकल जाके मेरे गैमेट्स में बैठ जाएंगे। अब क्योंकि मेरे गैमेट्स में बहुत पूरी बॉडी के हर पार्ट्स के पार्टिकल प्रेजेंट है, और उन्हीं पार्टिकल में क्या कैरेक्टर प्रेजेंट है उस ऑर्गन के। अगर लिवर से एक पार्टिकल निकला तो उस पार्टिकल में लिवर के सारे कैरेक्टर आ गए। तो डार्विन ने कहा था ये ऐसे सेम मेल गैमेट में होता है, सेम ऐसे फीमेल गैमेट में, और जब मेल फीमेल गैमेट जुड़ते हैं दोनों के पार्टिकल पास आते हैं, तो इन्हीं पार्टिकल में क्योंकि दोनों के पेरेंट्स से कैरेक्टर हैं तो वो कहाँ आ गए? बच्चों में आ गए। हम जानते हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं, लेकिन लोगों ने उसी की थ्योरी को सही माना भाई, क्योंकि उस समय बॉस था वो। मैंने कहा ना डार्विन अपने समय का सलमान खान रहा है भाई, लिटरली सलमान खान रहा है। सलमान खान की कुछ मूवी हिट हो गई, उसके बाद चाहे वो कूड़ा मूवी बना, लोग वो भी देखते हैं और वाह वाह बोल के और आते हैं, क्या मूवी बनाई है भाईजान ने। तो मेरा ये कहने का मतलब है डार्विन की थ्योरी क्योंकि बहुत सक्सेसफुल हुई थी तो डार्विन ने लगे हाथ ये भी थ्योरी दे दी। अब उस समय क्या है, उस समय अपने आए मेंडल, और मेंडल के काम को किसने कहा हट तो कौन है बे, हम तो इसको जानते हैं ना, हम इसकी थ्योरी मानेंगे। और इस रीजन से लोग उनसे काम को देखे, मतलब ऐसा नहीं, देखो मैंने बोला वीक कम्युनिकेशन, मैंने ये नहीं बोला नो कम्युनिकेशन सिस्टम था, बातें पहुंचती थी लेकिन जिन तक पहुंचती थी वो मानते ही नहीं थे।
कहते हट ना, डार्विन की बात मानेंगे तेरी मानेंगे, इस रीजन से। और सो रीजन और सुनो, एक रीजन नंबर 3 भी आता है। रीजन नंबर 3 सुनना क्या है। रीजन नंबर 3 माना जाता है कि इसके पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं था, इसके जितने भी ये बातें करता हूं उसके लिए नो फिजिकल एविडेंस वाज देयर। मतलब आपको याद होगा इसका एक फैक्टर का कॉन्सेप्ट ये लेके आया था। ये कहता था हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय अ डिस्क्रीट यूनिट नॉन एज फैक्टर। माने डार्विन का ये कहना था, सॉरी मेंडल का ये कहना था, हमारी बॉडी में हर कैरेक्टर के लिए कुछ मौजूद है, हर कैरेक्टर कुछ स्पेशल चीजों द्वारा कंट्रोल होता है, और ये उसको नाम इसने क्या दिया, फैक्टर नाम दिया। लोगों ने कहा तू ये कहता ना कि हमारी बॉडी में हर कैरेक्टर एक पर्टिकुलर चीज से कंट्रोल होती है, इसने कहा हाँ, तो उन्होंने कहा तू कह रहा फैक्टर, कह रहा हाँ, कह रहा फैक्टर दिखा कहां है, कह रहे जी वो नहीं दिखाता लेकिन फैक्टर है बॉडी में। यानी ये फैक्टर के पॉइंट को प्रूव ही नहीं कर पाया, एविडेंस ही नहीं था ना, कैसे कर देगा प्रूव। तो यानी कि फेल हो गया। अच्छा, ये एक तीसरा पॉइंट ये था। और रीजन नंबर 4, भाई साहब ने जो सबसे मजे की बात करी, ही अप्लाइड मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल एक ब्रांच, एक फील्ड होती है मैथमेटिक्स की, और उस फील्ड को प्रॉपर इसने इस्तेमाल किया इसके अंदर, यानी मैथमेटिक्स को अप्लाई कर लिया इसमें। साइंटिस्ट लोग कह रहे हो भाई इधर आइयो, तो क्या ये बता, बंदा मैथ्स छोड़ के बायोलॉजी लेता है, क्यों लेता है, कह रहे जी मैथ्स से परेशान हो गए। अबे तू बायोलॉजी में मैथ्स लगा रहा है, किसको राजी होगा ये, आप खुद सोचो ना। बायोलॉजी में मैथ्स होने का लॉजिक, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को मैथ्स से सॉल्व किया जा रहा है, किसको हजम होगी ये बात। सोचो, मैं एक क्रॉस निकाला, मैंने कहा था ना मैथ्स के इक्वेशन से आप पता कर सकते हैं कितने परसेंट प्लांट क्या आने वाले हैं। अब किसको ही हजम होगा कि बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट आप मैथ्स से सॉल्व कर रहे हो, नहीं हजम होगा। इस मैथमेटिक्स को अप्लाई करने की वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट इसके ऑपोजिशन में आ चुके थे। इन कुछ कारणों की वजह से मेंडल के काम को मैं ये नहीं बोलूंगा फेल हो गया, फेल तो वो होता है जिसके काम को लोगों ने देखा, अप्लाई किया और वो कुछ हुआ ही नहीं, का काम तो सही था, हम बोलेंगे रिकॉग्नाइज नहीं हुआ कुछ सालों तक, लोगों ने देखा ही नहीं इसके काम को। ये वो रीजन है जिस वजह से देखा नहीं इसका। फिर बाद में 3 साइंटिस्ट ने इसके काम को क्या किया, रीडिस्कवर किया, माने दोबारा से उसके काम को दुनिया के सामने लेकर आए। और कितने साल बाद, आफ्टर 34 ईयर पब्लिश करने के बाद, और डेथ के कितने साल बाद, 16 साल बाद। और जब लेकर आए ये सामने तो भाई दुनिया के तो तोते उड़ गए थे, बताऊंगा अभी तोते क्यों उड़े थे। वैसे चलो मैं आपको एक हल्का सा क्लू दे देता हूं। जिस समय मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहा था, दुनिया का क्रोमोसोम, डीएनए और जीन्स की खबर तो थी नहीं क्या चीज होती है, ठीक है। तो उस समय क्योंकि जीन्स और क्रोमोसोम का कोई चलन ही, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो जस्ट मालूम करिए कि मेंडल ने कहा था हर कैरेक्टर एक पर्टिकुलर चीज द्वारा कंट्रोल होती है जो आपकी बॉडी में होती है, और वो चीज पेयर में होती है। मेंडल ने कहा वो अलग भी होती है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। लोग कह रहे इतनी इंफॉर्मेशन बता रहा फैक्टर की, है क्या चीज, कह रहा पता नहीं लेकिन है कुछ तो है आपकी बॉडी में। एंड जस्ट इमेजिन, भाई साहब ने वो चीज कब बताई थी, 1866 में। नो माइक्रोस्कोप, किसी प्लांट को काटा पीटा कुछ नहीं, ना सेल्स को ऑब्जर्व करा, ना न्यूक्लियस को देखा बाहर से कुछ करेक्ट, बस एक प्रोसेस को ऑब्जर्व करके भाई साहब ने थ्योरी दे दी। सन 1900 में जब माइक्रोस्कोप काफी अच्छे इवॉल्व हो चुके थे, हम क्रोमोसोम तक डिस्कवर कर चुके थे, एंड जस्ट इमेजिन इस समय हमें मालूम पड़ा सेल के अंदर एक जीन नाम की चीज पाई जाती है न्यूक्लियस में, और उस समय लोग कह रहे यही जीन हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। तो कोई बोला ये भाई, उस टाइम मेंडल आया था, मेंडल भी कुछ कुछ यही कह रहा था कि हमारी बॉडी में कैरेक्टर कंट्रोल करने वाली कोई चीज होती है, उसको उसने फैक्टर कहा था। और आप कह रहे हो कि जो कैरेक्टर कंट्रोल करे हमारी बॉडी वो जीन है, इसका मतलब जो फैक्टर था वो क्या हुआ, जीन्स। तो इसने, हम लोगों ने पूछा कि भाई साहब आपने जीन्स कैसे ढूंढी, जी हमने प्लांट का सेल लिया, माइक्रोस्कोप में देखा, इतनी टेक्नोलॉजी लगाई है। कह रहे हो 34 साल पहले तुम्हारे अब्बाजान बिना इसका यूज करे आंसर देके चले गए थे। अब ग्रेट साइंटिस्ट कौन माना जाएगा, मेंडल हुआ ना। इसने कुछ यूज नहीं करा, एक बेसिक ऑब्जर्वेशन को लेके इसने डेटा दे दिया, और वो डेटा 1900 में सारा करेक्ट निकला। यानी जब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, जब उसको वेरीफाई किया, सारा का सारा करेक्ट 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 निकला। इसीलिए मेंडल को आज तक क्या बुलाते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। इससे अच्छा काम जेनेटिक्स में आज तक किसी ने नहीं किया जितना इस बंदे ने किया। मतलब नींव ही इस जेनेटिक्स की ना,
जो कहते हैं बेस्ट, अच्छी नींव जिसे बोलते हैं, वो किसने रखी थी?